चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। और आज हम यहाँ पर 17 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिए। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सेशन का पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको दोनों मिल जाएंगे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, रिलैक्स होकर एंड तक देखिएगा। एक एक फैक्ट, एक एक करंट अफेयर आराम से नोट कीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड है, आने वाली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं 17 जून के करंट अफेयर में। भारत की पहली 8 लेन सुरंग जो कि जून 2026 में चर्चा में रही, किस टाइगर रिजर्व या सेंचुरी के नीचे बनाई गई है? तो इंडिया की पहली 8 लेन टनल, इसका निर्माण किया गया है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे से। मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहां पर देखने को मिलेगा। तो ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा राजस्थान राज्य में। राजस्थान के दक्षिण पूर्व एरिया में मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व है। इसी के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट है उसी का हिस्सा है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत 4.9 किलोमीटर लंबी यह टनल है। एक्चुअल में भूमिगत टनल है। 2 ट्यूब बनाए जा रहे हैं, 4 लेन के 2 ट्यूब हैं। अब ये नीचे से होकर गुजरेगा सेंचुरी के, तो ऊपर से इजीली जो वन्य जीव है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे। उनके लिए नॉर्मल सेंचुरी रहेगी और नीचे से भूमिगत इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। 8 लेन ट्विन ट्यूब टनल है, राजस्थान में बनाई जा रही है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे से। इंडिया में पहली ऐसी सुरंग जो कि 8 लेन होगी। ओके, तो मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में देखने को मिलती है, काफी सारे जिलों में फैली हुई है। 759 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया देखने को मिलता है। और चंबल रिवर के जो पूर्वी एरिया है, जो पूर्वी तट है, वहां पर यह टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में और कुनो टाइगर रिजर्व या कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, इन दोनों कॉरिडोर के बीच में यह कनेक्ट करने वाला एक टाइगर कॉरिडोर है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व। मतलब एक चीता कॉरिडोर भी यहां पर बनाया जा रहा है, टाइगर कॉरिडोर के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। तो कुनो नेशनल पार्क से रणथंबोर नेशनल पार्क तक का पूरा एक रूट मिलेगा टाइगर को, और बीच में पड़ता है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की यात्रा पर थे और यहां पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है। यह स्लोवाकिया का एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी अन्य देश के जो लीडर होते हैं, हेड होते हैं, उनको दिया जाता है। तो फॉरेन जो नेशनल्स हैं, जो लीडर्स हैं दूसरे देशों के, उनको दिया जाने वाला स्लोवाकिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है, जिसे कहा जाता है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ठीक है, तो अभी ये दिया गया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा। यहां पर भारत के पीएम को इस सम्मान से सम्मानित किया गया और स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट है पीटर पेल्ग्रिनी। इन्होंने भारत के पीएम को इस सम्मान से सम्मानित किया है। आपको पता है जब से स्लोवाकिया आजाद हुआ है 1993 से, पहले भारतीय पीएम जिन्होंने स्लोवाकिया की यात्रा की है पीएम नरेंद्र मोदी हैं, और ये इनका 33 इंटरनेशनल ऑनर है। ठीक है, जो कि किसी देश के द्वारा भारत के पीएम को दिया गया है। 1993 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑफिशियल विजिट है स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया की अगर हम लोकेशन देखें तो यूरोपीय देश है। इसके उत्तर में पोलैंड देखने को मिलता है। पूर्व में यह अपनी बाउंड्री शेयर करता है यूक्रेन से। दक्षिण में हंगरी, पश्चिम में ऑस्ट्रिया, और इसके अलावा अगर पश्चिम में और देखें तो ऑस्ट्रिया के अलावा चेक रिपब्लिक से भी यह अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यह है स्लोवाकिया, ब्राटिस्लावा इसकी कैपिटल है। पीटर पेल्ग्रिनी इसके प्रेसिडेंट है। 1993 में यह आजाद हुआ था। ठीक है ना, तो 1993 में कंट्री के रूप में यह देखने को मिला स्लोवाकिया, यूरोपीय देश, याद रखना।
तो स्लोवाकिया ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नेशनल अवार्ड दिया है, नेशनल ऑनर दिया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ठीक है, तो 33वां सम्मान है भारत के पीएम को। इंडियन गवर्नमेंट ने किन दो अंतरराज्य जल विवाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। ये दोनों ट्रिब्यूनल में रावी व्यास और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण देखने को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो रिवर है ना, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल 3 लिस्ट की बात करता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जो यूनियन लिस्ट में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और जो कंकरेंट लिस्ट में होंगे उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, हालांकि केंद्रीय कानून को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब रिवर की बात करते हैं तो ये स्टेट लिस्ट का विषय है, लेकिन अगर कोई रिवर एक से ज्यादा राज्यों में बहती है तो ऐसी कंडीशन में उनके वाटर डिस्प्यूट पर एक एक्ट के तहत न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, ताकि दोनों राज्यों के मध्य में पानी का बंटवारा सही तरीके से हो। यह इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का। अगर 2 राज्यों के मध्य में, 2 से अधिक राज्यों के मध्य में किसी पानी के नदी के पानी को लेकर, बंटवारे को लेकर विवाद होता है तो इसी कंडीशन में ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। तो इसी तरीके से एक ट्रिब्यूनल है जिसका नाम है रावी ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल, और एक है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। इन दोनों का ही कार्यकाल रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है ये, ठीक है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण इनको कहा जाता है, और ये इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत ही बनाई जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। भारत के संविधान में वाटर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक से अधिक राज्यों में नदी बहती है तो फिर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल इस एक्ट के तहत गठित किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर हमने 2 ट्रिब्यूनल की बात की है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। तो सबसे पहले रावी और व्यास वाटर ट्रिब्यूनल, ये 1986 में बना था। रावी और व्यास नदी के पानी को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य में विवाद देखने को मिलता है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा। हालांकि पानी राजस्थान को भी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब जो नया टेन्योर है इस ट्रिब्यूनल का, ये 2027 तक रहेगा। 1986 में बन गया था, हर साल बढ़ा देते हैं टाइम पीरियड। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये 2004 में बना था। कृष्णा नदी के पानी को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य में विवाद देखने को मिलता है। यह ट्रिब्यूनल भी 2027 तक कंटिन्यू रहेगा। 2 नदियों की यहां पर स्पेशली बात होगी, हम बात करेंगे। तो ट्रिब्यूनल समझ में आ गया किस एक्ट के तहत बनता है। वर्तमान में 4 सक्रिय वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल देखने को मिलते हैं, 2 की हमने बात कर ली। इनके अलावा महादायी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मध्य में यह महादायी नदी के पानी को लेकर विवाद है। एक महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल देखने को मिलता है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य में महानदी के पानी को लेकर विवाद है। तो महानदी ओडिशा छत्तीसगढ़ से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है, ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो महानदी पर ही हीराकुंड डैम देखने को मिलता है ओडिशा में, है ना, भारत का सबसे लंबा डैम है। तो महानदी के पानी को लेकर इन दोनों राज्यों में विवाद है। तो ये एक और ट्रिब्यूनल है। ये 4 ट्रिब्यूनल काम करते हैं। अब 2 नदी की यहां पर बात हुई है, तो पहली कृष्णा रिवर, ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है महाराष्ट्र में और पूर्व की ओर बहती है अप्रोक्स 1400 किलोमीटर। महाराष्ट्र के बाद ये अगर हम देखें तो थोड़ा इसका बहाव क्षेत्र कर्नाटका में भी देखने को मिलता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनके फ्लो क्षेत्र इन राज्यों में देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल में जाकर यह नदी गिरती है। फिर आती है रावी नदी, तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश राज्य से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से उदय होता है। 720 किलोमीटर ऑलमोस्ट लंबी है ये। इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब और पंजाब के बाद पाकिस्तान में जाकर इंडस रिवर से जाकर ये मिल जाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये है रावी रिवर।
तो दो हो गई कृष्णा और रावी रिवर, जिन पर ट्रिब्यूनल की हमने बात की है। इजी। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप SIP 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है 90 डेज का। तो SSC CGL का आपने फॉर्म फिलअप किया या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए 90 डेज का ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान हमने दिया है, जहां पर आपको हर रोज आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, एक प्लान देखने को मिलेगा। 21,000 से ज्यादा आपके यहां पर क्वेश्चन तैयार होंगे, 30 फुल लेंथ टेस्ट आप यहां पर लगा पाएंगे। ऑल ओवर 90 डेज का स्टडी प्लान आपको यहां पर दिया जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, आपके लिए सारे सब्जेक्ट यहां पर कवर होंगे जो कि वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप इसे इजीली एक्सेस कर पाएंगे, इजीली अवेल कर पाएंगे। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपका डाउट है, तो इस पर कॉल कर लीजिए। आगे आएंगे, विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ। ये जो डे है, विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस, ये मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून हर साल। ठीक है, तो 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो सूखे की समस्या से निपटना है ना, डेजर्टिफिकेशन और सूखे से निपटने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, और जो उपजाऊ भूमि है उन्हें रेगिस्तानी भूमि में कन्वर्ट होने से बचाया जा सके, डेजर्टिफिकेशन से बचाया जा सके, लोगों को, सरकारों को स्पेशलिस्ट के प्रति अवेयर किया जाए। यह उद्देश्य है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ को मनाए जाने का। तो यह डे हर साल 17 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सबसे पहली बार 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। 2019 में डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ डे के नाम से इसे शुरू किया गया, हालांकि पहले दूसरे नाम से जाना जाता था। थीम देख लेते हैं 2026 की, रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर। यह थीम रखी गई है 2026 में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ की। तो 17 जून को यह डे हर साल मनाया जाता है। डेसर्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया, उपजाऊ भूमि ग्रीनलैंड जो कि धीरे धीरे रेगिस्तान की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि या तो उसकी उपजाऊ क्षमता वो खोता जा रहा है, उत्पादकता उसकी वो खोता जा रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसी भूमियां जो कि ग्रीनलैंड है उनको बचाए रखना, उनको उपजाऊ बनाए रखना, ये उद्देश्य होता है डे को मनाए जाने का। और डेजर्टिफिकेशन भी यही कहलाता है कि ग्रीनलैंड से वो धीरे धीरे डेजर्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। हिस्ट्री देखें तो 1992 में सबसे पहली बार अर्थ समिट का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। इसमें डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी जैसे मुद्दों पर पहली बार बात की गई और इन्हें खतरा माना गया बायोडायवर्सिटी के लिए। 1994 में एक संस्था बनाई गई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और इसी संस्था की याद में 1995 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया डे को मनाए जाना, है ना। और 2007 में यूनाइटेड नेशन ने पूरे एक डिकेड को, मतलब 2010 से लेकर 2020 तक का जो एरा है, उसे यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन घोषित किया था। पूरा डिकेड 2010 से 2020 तक का, यह पूरा जागरूकता की तरफ एक पूरा दशक दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। प्रिक्स वर्साई 2026 द्वारा जारी दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची 2026 में भारत के किन दो एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? तो एक संस्था की रिपोर्ट है, प्रिक्स वर्साई 2026, है ना। तो इसके द्वारा जारी दुनिया के सबसे जो खूबसूरत हवाई अड्डों की लिस्ट है, इसमें भारत का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, और एक गुवाहाटी हवाई अड्डा जो कि असम में देखने को मिलता है। इन सभी को वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड के काफी सारे एयरपोर्ट इस लिस्ट में है, लेकिन इंडिया से केवल 2 एयरपोर्ट हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा। एक्चुअल में ये जो लिस्ट है ना, ये यूनेस्को जारी करता है। यूनेस्को एक बोल सकते कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करता है, पेरिस जो कि हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। यहां पर प्रिक्स वर्साई 2026 एक कॉन्फ्रेंस
है ना, उसका आयोजन किया गया और यहां पर वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स लिस्ट 2026 जारी की गई। यहां पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये असम का गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इन दोनों को ही वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की लिस्ट में जगह दी गई। तो इंडिया के ये दो हैं, एक असम का और एक महाराष्ट्र का। वर्ल्ड में काफी सारे हैं लेकिन हमारे लिए वर्ल्ड के एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और यूनेस्को की क्योंकि ये लिस्ट है या फिर कोई रैंकिंग या रिपोर्ट है तो हमको याद रखना पड़ेगा। सम्मान क्यों दिया गया? तो आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी और पैसेंजर फ्रेंडली डिजाइन के लिए इन दोनों एयरपोर्ट को ग्लोबली इस लिस्ट में शामिल किया गया है। देखो, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है ना, इसको इसकी लोटस इंस्पायर्ड जो आर्किटेक्चर है उसके लिए सम्मानित किया गया है, और गुवाहाटी एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को जो बैम्बू ऑर्किड से प्रेरित इको फ्रेंडली डिजाइन है इसके लिए सम्मानित किया गया। तो दो एयरपोर्ट को यहां पर सम्मानित किया गया। प्रिक्स वर्साई एक आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए अवार्ड है, अवार्ड सेरेमनी बोल लो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस बोल लो, 2015 से आयोजित की जा रही है। यूनेस्को हेडक्वार्टर में आयोजित किया जाता है फ्रांस के पेरिस में, और आर्किटेक्चर, डिजाइन और ऐसे जो एयरपोर्ट जो फेमस होते हैं उसको उनको ग्लोबली लिस्ट में भी शामिल किया जाता है और उनको अवार्ड भी दिया जाता है। तो इंडिया के दो एयरपोर्ट को इसमें शामिल किया गया। भारत में हाल ही में लॉन्च की गई प्लूविक्टो दवा किस बीमारी के उपचार के लिए उपयोग की जाती है? तो इंडिया में एक दवा को लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्लूविक्टो। ये जो दवा है ना, एक्चुअल में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए यूज की जाती है। तो इंडिया में हाल ही में इस दवा को लॉन्च किया गया है। एक कंपनी है नोवार्टिस इंडिया। एक्चुअल में नोवार्टिस जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो स्विट्जरलैंड की है। इसका जो इंडिया ब्रांच है, हेडक्वार्टर इसके दो जगह इंडिया में देखने को मिलते हैं, हैदराबाद जैसी सिटी में। तो ये नोवार्टिस इंडिया है, इसने भारत में प्लूविक्टो नाम की एक मेडिसिन लॉन्च की है, दवा लॉन्च की है। एक्चुअल में ये भारत की पहली रेगुलेटरी अप्रूव्ड रेडियो लाइजेंड थेरेपी है, मतलब जिसे कहा जाता है RLT थेरेपी। देखिए इस थेरेपी में क्या होता है समझिए। प्लूविक्टो की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके की कैंसर की दवाई है ना, ये कैंसर की दवाई खास तौर पर एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के लिए इसका यूज किया जाता है। जब ये जो कैंसर है ये अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है, प्रोस्टेट कैंसर है पर मरीजों के लिए अलग अलग हिस्सों में जब ये फैल जाता है, मतलब एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है, तो उस केस में प्लूविक्टो का यूज किया जाता है। तो ये रेगुलेटरी अप्रूव्ड एक मेडिसिन इंडिया में पहली बार ही इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो रेडियो लाइगैंड थेरेपी पर ये आधारित है। टारगेटेड कैंसर थेरेपी है, स्पेशली किस प्रकार के कैंसर के लिए? तो ये प्रोस्टेट कैंसर जो कि पुरुषों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना, पुरुषों का कैंसर है ये। तो सीधे क्या होता है कि जो कैंसर कोशिकाएं स्पेशली उनको डायरेक्ट रेडिएशन के द्वारा हिट किया जाता है, सीधे रेडिएशन पहुंचाई जाती है जिससे हेल्दी टिश्यूज को कम नुकसान होता है। और अभी तो पहली बार इसे लॉन्च किया गया है। अगर सही समय पर इलाज मिल जाता है तो किसी भी पेशेंट की जान यहां पर बचाई जा सकती है। अगर हम RLT थेरेपी की बात करें कि ये कैसे काम करती है, तो देखिए जो प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाएं होती है, जो सेल होती है ना, उसमें PSMA नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। अब जो मेडिसिन है या जो दवा है डायरेक्ट इस प्रोटीन को ही ढूंढती है, मतलब PSMA को पहचान कर कैंसर सेल तक पहुंचती है, गाइड किया जाता है। और एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है इस मेडिसिन में, नॉर्मली लुटेटियम 177, ये कैंसर सेल पर पहुंचकर उसे रेडिएशन के माध्यम से नष्ट करता है, और इस तरीके से प्रोस्टेट कैंसर को सक्सेसफुली यहां पर डील किया जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है। तो इंडिया में पहली बार लॉन्च की गई है किसके द्वारा? नोवार्टिस इंडिया के द्वारा। नोवार्टिस जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड के बेसल में इसका हेडक्वार्टर है जो ग्लोबली काम करती है। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर मुंबई और हैदराबाद में देखने को मिलता है। 1996 में इसकी जो ग्लोबल कंपनी है उसकी स्थापना की गई थी।
इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 2026 का उद्देश्य क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये जो प्रोड्यूसर स्तर पर या उत्पादक स्तर पर जो गुड्स और सर्विसेज है उनके मूल्य में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको नापने के लिए इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, पहली बार ही से तैयार किया गया है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे तैयार किया है और हाल ही में इसे लागू किया है। समझते हैं क्या है? देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने 15 जून 2026 को पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के डेटा को रिलीज किया है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स गुड्स और सर्विसेज पे प्रोड्यूसर लेवल पर ही जो चेंजेस होते हैं ना उनको नापने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तक क्या होता था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को निकाला जाता था, ये होलसेल लेवल पर जो वस्तुएं हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं, उनके रेट में जो चेंजेस होते हैं उनको मापता है। अब यहां पर केवल गुड्स को ही ऐड किया जाता था होलसेल प्राइस इंडेक्स में। देखिए होता क्या है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी तक 2011-12 के जो बेस ईयर है उससे नापा जा रहा था, अब इसे 2022-23 के बेस ईयर से नापा जा रहा है। ये नया बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आज ही लागू कर देंगे, 5 सालों तक हम होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स दोनों को प्रकाशित करेंगे और आगे चलकर सिस्टमेटिक तरीके से फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको हम खत्म कर देंगे। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर पहले 2011-12 का था, अब 22-23 का है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो बास्केट साइज है पहले 697 प्रोडक्ट को इसमें ऐड किया जाता था, अब 957 प्रोडक्ट को इसमें ऐड किया जाता है। नए जो आइटम इंक्लूड किए गए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको भी एड ऑन किया गया है। और अगर हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये अलग अलग निकाला जा रहा है, जैसे आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब आप बोलोगे देखिए बेसिकली जो चीज आई है 2026 के डेटा में, होलसेल इन्फ्लेशन की बात की है, ये 9.68% है। फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये अभी बड़ा है, फ्यूल का जो प्रॉब्लम आया उसके कारण 30.33% है। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 7.48% रहा है। अब यहां पर बात आती है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को बंद करके प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को क्यों लाया जा रहा है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुछ कमियां हैं। पहली चीज तो ये कि ये केवल गुड्स पर जो चेंजेस होते हैं ना रेट को, उनको नापता है और वो भी होलसेल लेवल पर मापता है, ठीक है ना। इसमें सर्विसेज शामिल नहीं है। अब जब हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूसर लेवल पर गुड्स और सर्विसेज दोनों में ही जो चेंजेस हो रहे हैं उन दोनों को ही एक साथ मापता है, ठीक है। गुड्स सर्विसेज दोनों को शामिल कर सकता है। इन्फ्लेशन का और ज्यादा सटीक तरीके से यहां पर अनुमान लगा पाएंगे हम, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। दुनिया के काफी सारे देशों ने होलसेल प्राइस इंडेक्स को बंद कर दिया है पूरी तरीके से और वो शिफ्ट हो गए हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पर, ठीक है। आगे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए WT मारुत पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एक पोर्टल है, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है WT मारुत पोर्टल। ये एक्चुअल में विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए पोर्टल है। तो भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वर्तमान में प्रहलाद जोशी है। इन्होंने गोवा में अभी ग्लोबल विंड डे पर 2026 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, इसको हमने डिस्कस किया था। इस दौरान WT मारुत पोर्टल को लॉन्च किया है। WT मारुत पोर्टल एक्चुअल में ये विंड एनर्जी सप्लाई या जो बोल सकते हैं विंड एनर्जी में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए इस पर्टिकुलर डिजिटल पोर्टल को लाया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। देखियो WT मारुत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। विंड टरबाइन निर्माण में जितनी भी चीजों का यूज होता है, पार्ट्स का, कंपोनेंट का, सब जो सप्लायर्स होते हैं, इनकी एक सप्लाई चेन को ट्रैक करना और उसे मैनेज करना ताकि विंड एनर्जी कैपेसिटी को बूस्ट किया जा सके। पोर्टल जो है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कंपोनेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सप्लायर इंफॉर्मेशन सारी पोर्टल पर होगी और जितनी भी कंप्लायंसेस की जानकारी है वो सारी की सारी ये प्रदान करेगा, ठीक है। ऑल ओवर पूरा एक जो
चेन होती है, जो नेशनल चेन होती है पर्टिकुलर, उसको मैनेज करेगा नेशनल विंड टरबाइन सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए ये पोर्टल लाया गया। तो रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? विंड एनर्जी सेक्टर की सप्लाई चेन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, एफिशिएंट बनाना, रिलायबल बनाना और इंडिया को विंड एनर्जी में और ज्यादा इंडिया में विंड एनर्जी कैपेसिटी को इंडिया की बढ़ाया जा सके, ये इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गोवा में से रिसेंटली लॉन्च किया गया। अमेरिका के किस शहर में भारत के वाणिज्य दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो रिसेंटली अमेरिका में एक भारतीय दूतावास है ना, ये देखने को मिलेगा शिकागो में। यहां पर स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद, मतलब जितना हाइट होती है एक ऑन एवरेज व्यक्ति की, उतनी बड़ी एक प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया है। तो अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? पहली चीज तो ये है ना, एम्बेसडर कौन है? तो ये है विनय मोहन क्वात्रा। ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका का तो पता होना चाहिए कि भारत के एम्बेसडर कौन है अमेरिका में। तो यह है विनय मोहन क्वात्रा। तो जून 2026 में शिकागो में जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है, जो हमारे कॉन्सुलेट है, वहां पर स्वामी विवेकानंद की लाइफ साइज स्टेचू, 6 फीट का एक स्टेचू का अनावरण अमेरिका में किया गया है। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए 1893 में शिकागो सम्मेलन में इन्होंने एक भाषण दिया था, जो कि वर्ल्ड में आज तक इतिहास में दर्ज है ना। तो शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो अमेरिका में हुआ था और यहीं पर इनकी प्रतिमा लगाई गई है भारतीय दूतावास में। स्वामी विवेकानंद बहुत ही फेमस आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, एक फिलोसोफर, समाज सुधारक हैं, ठीक है। इनके अगर जन्म का नाम पूछा जाता है तो नरेंद्र इनके जन्म का नाम है, स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त। 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ओके। रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक गुरु इनके गुरु थे और रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। अप्रैल 2026 में अमेरिका का एक सेटल, वॉशिंगटन स्टेट में एक जगह है, वहां पर भी स्वामी विवेकानंद की पहली ब्रॉन्ज स्टेचू का अमेरिका में अनावरण किया गया था। मतलब अमेरिकी शहर में, किसी भी शहर में, यह पहला ब्रॉन्ज स्टेचू था जो कि सेटल नाम के एक शहर में लगाया गया था, वॉशिंगटन डीसी स्टेट में, अमेरिका में। यह विवेकानंद जी का पहला स्टेचू था अमेरिका में और अब लगाया गया है शिकागो में। आखिरी क्वेश्चन, जून 2026 में 234 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग प्राप्त कर भारत का नया एआई यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना है? तो जून 2026 में 234 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक निवेश या फंडिंग मिली है और यह फंडिंग मिली है सर्वम एआई को। इस तरीके से यह भारत का जून 2026 में भारत का एआई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। ओके। अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होना चाहिए, 8,300 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अभी क्या हुआ है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है सर्वम एआई। जून 2026 में इसको 234 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग मिली है और उसके बाद इसका जो वैल्यूएशन है 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। इस तरीके से ये जो भारत की एआई कंपनी है, एआई स्टार्टअप है सर्वम एआई, ये भारत की एआई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। इसके पहले न्यासा एक इंडियन कंपनी है, ये फरवरी 2026 में एआई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना था और इसके अलावा कृत्रिम नाम की एक एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न है, ये भी पहले यूनिकॉर्न बन चुकी है। जून 2026 में तीसरी एआई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है सर्वम एआई, जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, कर्नाटक में 2023 में ये कंपनी बनी थी। एक एआई स्टार्टअप है, भारतीय भाषा और स्थानीय जरूरतों के लिए एआई मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई सॉल्यूशन ये विकसित करना इस एआई स्टार्टअप का काम है, ठीक है। तो कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। डन। तो 17 जून के करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? 52वां G7 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया फ्रांस में।
भारत के सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के सेना प्रमुख के रूप में धीरज सेठ को अपॉइंट किया गया है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है बिहार से। वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने वाला कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, महाराष्ट्र में। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित मानव मस्तिष्क के सेल रिजोल्यूशन 3D एटलस का नाम क्या है? तो इसका नाम है एंकर। भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटित भारत इनोवेट्स 2026 प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्लोबल स्टार्टअप एंड डीप टेक कोलैबोरेशन। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक किस एलिमेंट पर आधारित है? तो यह आधारित है थोरियम 229 पर। ओडिशा में मनाया जाने वाला राजा पर्व किससे संबंधित है? तो यह नारित्व और प्रजनन क्षमता से संबंधित है। जून 2026 में इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई और एसबीआई की केंद्रीय बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया? तो यह है संजय लोहिया। और काजीरंगा नेशनल पार्क में हाल ही में किस जीव पर पहली बार वैज्ञानिक आंकलन रिपोर्ट जारी की गई? तो यह है ग्रेटर हॉग बेजर। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेंगे यहां पर हम। 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय नर्तक कौन बने? तो ये सोनल मानसिंह है। भरतनाट्यम जो ओडिशी नृत्य भरतनाट्यम में उनसे संबंधित है, सोनम मानसिंह। किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये गवर्नर के द्वारा की जाती है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? ये तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।